हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2 बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर की, यानी कि आज से आपकी एक्चुअल फार्माकोलॉजी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे हम जानेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि ये होता क्या है। तो उसे जानने से पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके क्लासिफिकेशन से। तो सबसे पहले हम कैसे क्लासिफाई करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। दो पार्ट में हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है, एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनके बीच में बेसिक डिफरेंस आप लोग ऑलरेडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हो, 11th 12th में आप सब लोग पढ़ के आए हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो सेंट्रली एक्ट करे, यानी कि आपका ब्रेन जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है सेंट्रल की तरह। और वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम पूरी बॉडी को कंट्रोल करना नहीं होता, ये सिर्फ पेरिफेरली एक्ट करती है, यानी किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम को जो कंट्रोल करती हो, तो वो आएगा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे जाके अलग से डिवीजन है, वो है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये बात आप भी जानते हो कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक यूनिट की तरह काम करते हैं, तो दोनों के दोनों सेंट्रली एक्ट करते हैं। दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये डिवाइडेड आगे एएनएस दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हमें बात करनी है, जिसके बारे में चैप्टर हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड तीसरा हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा डिवाइडेड है सेंसरी मोटर में, ऐसे ही सोमैटिक हमारा डिवाइडेड है सेंसरी एंड मोटर में, और हमारा थर्ड टाइप होता है एंटेरिक। एंटेरिक मतलब एंट्रिक वर्ड ही हमारा वहीं आता है जहां पे बात होती है जीआईटी की, यानी कि ये क्या करता है, वैसे तो जीआईटी हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में भी होता है, लेकिन एंटेरिक का मतलब होता है कुछ प्लेक्सेस हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे जीआईटी को इनर्वेट करते हैं। अब इनर्वेशन क्या है, तो इनर्वेशन का मतलब होता है जो उनके अंडरलाइंग हो, यानी कि जो हमारी जीआईटी के जितने भी हमारे लेयर्स होते हैं उनके साथ साथ जो नर्वस सिस्टम चलता है वो होता है हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम, यानी कि कुछ चीजें हमारी इसके कंट्रोल में भी होती हैं, और बाकी का हमारा जीआईटी का मैक्सिमम जो 90% काम हो किसके अंडर होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, यहां तक आ गए हम। एएनएस के भी दो पार्ट है, सेंसरी मोटर, और ऐसे ही सोमैटिक के भी दो पार्ट है, सेंसरी और मोटर। अब सेंसरी क्या होता है और मोटर क्या होता है, तो सेंसरी में आपने सेंसरी और मोटर नर्व्स आपने पढ़ी होंगी। सेंसरी का काम होता है मैसेज को सेंसरी ऑर्गन से लेके आपके ब्रेन तक लेके जाना, ठीक है, सेंटर तक लेके जाना, जिसने सेंस किया, ठीक है, सो सेंसरी। मोटर नर्व का क्या काम होता है, फिर हमारा ब्रेन उस चीज को क्या करता है, विजुअलाइज करता है उस चीज के बारे में, फिर डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मोटर के नर्व्स हमारी क्या करती है, मैसेज लेके आती है ब्रेन से लेके आपकी अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स तक। जैसे आपने 8th क्लास से इस एग्जांपल को आप पढ़ते आ रहे हो कि जैसे आप किसी हॉट पॉट को छूते हो या किसी गर्म बर्तन या ठंडी चीज को आप छूते हो तो आप एकदम से अपना हाथ झटकते हो, तो यानी कि जब आपने उसे टच किया अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, जब आपने टच किया तो आपकी सेंसरी नर्व से होता हुआ मैसेज आपके ब्रेन तक गया, ठीक है, कि आपने किसी गर्म चीज को छुआ है। उसके बाद आपके ब्रेन ने उसे प्रोसेस किया कि अब हमें क्या करना, अपने हाथ को हटाना है, तो ये किसके थ्रू मैसेज आया, हमारा मोटर के थ्रू। ठीक है, तो दोनों तरीके से यही ऐसे ही होता है हमारे दोनों में, एएनएस हो चाहे एसएनएस, कि सेंसरी नर्व्स होती है और मोटर नर्व्स होती है। अब मोटर जो हमारी नर्व्स होती है, मोटर नर्वस सिस्टम जो हमारा, वो आगे दो टाइप में डिवाइडेड, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, यानी कि इससे क्या पता चला हमारा कि दोनों के दोनों हमारे किसके कंट्रोल में होते हैं, हमारे मोटर न्यूरॉन्स के कंट्रोल में आते हैं। हम ये फील नहीं कराते, सेंस नहीं कराते, ये क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म कराते हैं प्रोसेस होने के बाद कि अब हम करना क्या है। तो क्यों वो क्या होगा हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर सिंपैथेटिक किसी चीज को बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको घटाएगा, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक जो काम करता है सिंपैथोलाइटिक उसके अपोजिट काम करेगा। सिंपैथोलाइटिक यानी कि लाइसिस मतलब तोड़ना, तो सिंपैथेटिक जैसे काम करता है सिंपैथोलाइटिक उसके अपोजिट काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक भी सिंपैथेटिक के अपोजिट काम करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपैथोलाइटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक तरीके से काम करते हैं। इन चीजों के बारे में आप अच्छे से जब समझोगे, जब हम धीरे धीरे इस यूनिट में आगे बढ़ते रहेंगे तो चीजें आपको अपने आप समझ में आती रहेंगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना बहुत है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अब इनके जनरल चीजों के बारे में जान लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहां पे आप देखो कि डिफरेंस लिखा है हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है कि ऑर्गेनाइज किस तरीके से हमारी बॉडी में। तो सबसे पहला और अराइज फ्रॉम थोराकोलम्बर रीजन। ठीक है, जो थोराकोलम्बर है हमारा दो वर्ड से बना है, पहला है थोरेसिक और दूसरा हमारा लंबर। ठीक है, अब ये थोरेसिक क्या है, लंबर क्या है, तो साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, उस डायग्राम में आपको क्लियरली चीजें मेंशन है कि जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं कि सबसे पहले आती है हमारी क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व के बाद आती है हमारी सर्वाइकल नर्व, सर्वाइकल नर्व के बाद आती है हमारी थोरेसिक नर्व, उसके बाद आती है हमारी लंबर, और लंबर के बाद सैक्रल। ठीक है, तो वहां पे थोरेसिक से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है, लंबर के थर्ड पे। ठीक है, लंबर के कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं, तो लंबर के 3 तक ये खत्म हो जाता है, 1 2 3, और ऐसे ही थोरेसिक के कितने टाइप होते हैं, 12। ठीक है, तो 12 पे क्या होता है, ये थोरेसिक के T1 से लेके L3 तक ये खत्म हो जाता है। ठीक है जी। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक के बारे में क्या बताता है, इट अराइज फ्रॉम
टू सेपरेट रीजन, ये दो रीजन से अराइज होता है। पहला आपका क्रेनियल नर्व्स और दूसरा आपका सैक्रल आउटफ्लो। क्रेनियल के कितने होते हैं टोटल? 12। तो क्रेनियम के थर्ड, सेवंथ और नाइन्थ नर्व से निकलता है। साइड में आपको डायग्राम में डिस्प्ले हो रहा होगा, थर्ड से निकलता है, सेवंथ से निकलता है, नाइन्थ और 10th नर्व से निकलता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। तो एक तो होगा क्रेनियल नर्व से, दूसरा जो है सैक्रल के बारे में बता रहा है। तो सैक्रल किस किस से निकलता है? S2 से, S3 से और S4 से। इनके बारे में थोड़ा सा आपने वैसे तो पढ़ा हुआ 11th क्लास के अंदर, ये चीज़ें आती हैं कि अलग अलग जो नर्व्स होती है हमारी क्रेनियल नर्व्स, वो किस फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो इसके बारे में बता दूं, इसको याद करने का तरीका है सिंपल, 37910। इसको फोन नंबर की तरह याद कर लो, 37910। ठीक है, तो जो थर्ड हमारी नर्व होती है वो क्या कंट्रोल करती है? मैंने ऊपर लिखा है, दैट इज ऑक्यूमुलेटर, उसका नाम होता है ऑक्यूमुलेटर। सेवंथ हमारी होती है फेशियल नर्व। ठीक है, जो फेशियल हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जो किसी भी चीज़ को हमारा मुंह बनाना या आपने कुछ भी चीज़ टेस्ट की तो उसके हिसाब से आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। तो उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? सेवंथ नर्व की हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, दैट इज फेशियल। उसके बाद है नाइन्थ हमारी क्या है? ग्लोसोफेरेंजियल। नाइन्थ हमारी होती है ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक है, और 10th होती है हमारी वेगस। वेगस नर्व हमारे जो इन्वॉलंटरी फंक्शंस उसको भी कंट्रोल करती है। जैसे कि आप सोने के बाद भी रेस्पायर करते हो, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम चलता रहता है सोने के बाद भी। आपके बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं तो भी चलते रहते हैं, आप चाहे उनको कंट्रोल करना चाहो या ना करना चाहो। तो उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? आपकी 10th नर्व्स की, यानी कि वेगस नर्व की। वेगस नर्व अगर मैं आपको बता दूं तो कैरोटिड जो हमारी आर्टरी होती है, कैरोटिड के आर्टरी के जस्ट पास से गुजरती है, व्हाइट कलर की। आप फार्माकोलॉजी में अगर मास्टर्स करते हो तो आप आगे इन चीज़ों के बारे में, जब आप रैट पे या माउस पे या किसी भी एनिमल पे स्टडी करते हो तो आप इन चीज़ों को देख पाओगे। अगर ये बाई चांस कट जाती है या ये फट जाती है, जो भी है इसका अगर फंक्शन खत्म हो जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कॉज होती है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आ जाता है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता रेस्पिरेशन, तो तब क्या होता है, क्योंकि ये रही नहीं, अब इसका फंक्शन नहीं रहा, यानी कि रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है। आप चाहो या ना चाहो आप रेस्पायर नहीं कर सकते, तो ऐसे में डेथ होना अल्टीमेटली एक आउटकम है। तो 10th नर्व हमारी क्या कंट्रोल करती है? हमारी बहुत सारे इन्वॉलंटरी फंक्शंस को, जिसका नाम है वेगस नर्व। क्लियर है? अब सेकंड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सिंपैथेटिक में क्या है? प्री गैंग्लियन हमारा शॉर्ट है और पोस्ट गैंग्लियन हमारा लॉन्ग है, जबकि हमारा पैरासिम्पैथेटिक में अपोजिट होता है, प्री गैंग्लियन लॉन्ग है और पोस्ट गैंग्लियन शॉर्ट है। अब प्री गैंग्लियन क्या है और पोस्ट गैंग्लियन क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद, लेकिन किसके पहले और किसके बाद? तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्या? गैंग्लियन। तो सबसे पहले देखते हैं गैंग्लियन क्या है। देखो, जब एक नर्व फंक्शन लेके एक नर्व जो आपका मैसेज लेके चलती है, किस फॉर्म में लेके चलती है? केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में। तो उस एक नर्व के पास जो मैसेज है उसे दूसरी नर्व को देना होता है। ठीक है, तो जब दो नर्व के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग्लियन। ठीक है, तो एक नर्व दूसरी नर्व को ट्रांसफर करती है, दूसरी तीसरी को, ऐसे 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 करते करते आपका मैसेज जो है आगे डिलीवर होता है। तो उनके बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं गैंग्लियोनिक जंक्शन। तो यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक नर्व यहाँ पे एंड हो गई, फिर अगली यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हो गई, ये पहुँच गए हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक, यानी कि जहाँ तक इसे मैसेज लेके जाना है। और ये हमारा स्टार्ट हुआ ब्रेन से, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्रेन से स्टार्ट हुआ। तो जहाँ पे इनका जंक्शन था उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग्लियन। जंक्शन को हम बोलेंगे गैंग्लियन। तो गैंग्लियन से जो पहले वाला पार्ट है उसे, जो पहले वाले नर्व उसे क्या बोलते हैं? प्री गैंग्लियन। और जो गैंग्लियन के बाद वाला उसे क्या बोलते हैं हम? पोस्ट गैंग्लियन। क्लियर है? तो ये प्री गैंग्लियन है, पोस्ट गैंग्लियन है। अब हमने बात की किसकी? सिंपैथेटिक की। तो सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियन हमारी शॉर्ट होती है और पोस्ट लॉन्ग होती है। तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा इसका, ये तो पोस्ट है और ये प्री गैंग्लियन हमारी शॉर्ट। तो देखो, प्री गैंग्लियन शॉर्ट है और पोस्ट लॉन्ग है। वहीं जब बात हो रही हो किसकी? पैरासिम्पैथेटिक की, तो यहाँ पे चीजें उल्टी हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या, आपका जो प्री गैंग्लियन है वो लॉन्ग होती है, जबकि जो पोस्ट वाली वो आपकी शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, एक मेजर डिफरेंस आपका ये होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपके जनरलाइज है। ठीक है, थोड़े बहुत हैं, यानी कि आपको जनरल फॉर्म में दे दिया, लेकिन डिटेल में जब ये चैप्टर अलग से स्टार्ट करेंगे हम, तब हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। ये भी देखेंगे कि ये फंक्शन ऐसे आए ही क्यों हैं। अभी के लिए सिर्फ याद करने के लिए हम जनरल देख लेते हैं। पहला फंक्शन देखते हैं सीवीएस पे। सीवीएस होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, दो वर्ड से बना है, कार्डियो और दूसरा वैस्कुलर। तो कार्डियो का मतलब हुआ हार्ट और वैस्कुलर का मतलब हुआ वेसल्स। तो कार्डियो पे देखते हैं, यानी कि हार्ट पे देखते हैं। सिंपैथेटिक के अंदर हम देख रहे हैं हार्ट रेट इंक्रीज, आउटपुट इंक्रीज, ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इंक्रीज, यानी कि हार्ट के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे इंक्रीज होंगे। किसमें? सिंपैथेटिक में। और वहीं पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? रिलैक्सेशन, यानी कि सीवियस रिलैक्स होगा। हमारे ये जितने भी फंक्शन थे सारे के सारे डिक्रीज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपको बताना चाहूँगा, जो आपको फार्माकोलॉजी में बार बार परेशान करेंगे, तो आपको हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। देखो, जब हम हार्ट रेट की बात कर रहे हैं
तो कई जगह तो आपको हार्ट रेट एज इट इज मिल जाए, लेकिन जीपैट में आपको घुमाने की कोशिश करेगा। डायरेक्ट हार्ट रेट के नाम से तो पूछेगा नहीं कि हार्ट रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में, क्योंकि वो इजी आप बता दोगे। तो उसको घुमा के पूछेगा। कैसे पूछेगा कि क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इस तरीके से पूछेगा। तो क्रोनोट्रोपिक जहां भी आपको वर्ड दिख जाए तो समझ लेना किसकी बात हो रही है, हार्ट रेट की बात हो रही है, ठीक है। जब बात हो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की तो आपको लिखा मिलेगा आइनोट्रोपिक इफेक्ट, आइनोट्रोपिक इफेक्ट। और जब लिखा मिले आपको डर्नोट्रोपिक तो समझ जाना वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन की बात हो रही है। क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, डर्मोट्रोपिक, ठीक है, तीनों चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे हर चीज़ इंक्रीज हो रही है ना, तो इसका मतलब हुआ कि सिंपैथेटिक के अंदर पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव मतलब बढ़ना, नेगेटिव मतलब घटना। तो सिंपैथेटिक के अंदर क्रोनोट्रोपिक भी पॉजिटिव रहेगा, आपका आइनोट्रोपिक भी पॉजिटिव रहेगा और आपका डर्मोट्रोपिक भी पॉजिटिव रहेगा। वहीं पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगी, सारी चीज़ें डिक्रीज होंगी, क्योंकि हार्ट का फंक्शन और हार्ट के सारे फंक्शन डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं वहां पे नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव डर्मोट्रोपिक इफेक्ट होगा। क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं सीवीएस पे, वेस्कुलर यानी सॉरी सीवीएस का कार्डियो हो गया, वेस्कुलर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या कोज करता है, जैसे यहाँ पे देखो रिलैक्सेशन कोज कर रहा है। अगर यहाँ पे रिलैक्सेशन कोज कर रहा है तो यहाँ पे क्या किया होगा उसने, कॉन्ट्रैक्शन या फिर कंस्ट्रिक्शन। जब आपकी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं यानी कि कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो उनका साइज अंदर से कम होता है। इसको एक पाइप की तरह आप समझ सकते हो कि पानी का कोई भी पाइप है, जब उसे आप प्रेस करते हो यानी कि उसका साइज आप कम करते हो तो उससे जो निकलने वाला पानी वो तेज प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। यानी कि जब आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा, बीपी इंक्रीज। यहाँ पे ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, यहाँ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कि पैरासिम्पैथेटिक में तो अपोजिट होना है। दूसरा स्मूथ मसल। अब अलग अलग बुक में आपको अलग अलग फंक्शन लिखे दिखेंगे, तो यानी कि आपको फंक्शन एज इट इज याद करने हैं, लेकिन याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, इसको आप याद करोगे सीवीएस से और दूसरा स्मूथ मसल से। सीवीएस पे जो हो रहा होगा स्मूथ मसल पे उस पे अपोजिट काम होता है। अगर आपको एक का याद होगा सिंपैथेटिक का, पैरासिम्पैथेटिक का ऑटोमेटिक हो जाना क्योंकि इसके अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब सीवीएस पे क्या हो रहा था, बढ़ रही थी चीजें, हर चीज बढ़ रही थी, तो इसका मतलब स्मूथ मसल पे क्या होगा, घटेंगे यानी कि रिलैक्सेशन होगा। अब आप याद कर लो स्मूथ मसल कहां कहां है, चार जगह होती है हमारी। लंग्स यानी कि ब्रोंकाइल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, दूसरा जीआईटी के अंदर प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस। इसको ऐसे याद रखो, यानी कि इन चारों जगह पे क्या कोज करेगा, रिलैक्सेशन कोज करेगा। लंग्स के ऊपर रिलैक्सेशन कोज कर रहा है, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट होता तो उनका साइज कम होता, अब ये रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है यानी कि अस्थमा के अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा जीआईटी, जीआईटी के अंदर क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अब सोचो अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा होता तो अगर हमारे जीआईटी के अंदर जो फूड है, फूड पाइप के अंदर जो फूड है उसको आगे की तरफ धकेलता, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पैरास्टालिसिस मूवमेंट, यानी कि पैरास्टालिसिस को बढ़ाता। अब कर क्या रहा है, रिलैक्सेशन, साइज बढ़ गया ना तो फूड आसानी से थोड़ी ना बाहर जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि पैरास्टालिसिस को ये डिक्रीज कर रहा है। यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है। यार रिलैक्स कर रहा है तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंस्ट्रिक्ट करता है तभी तो यूरिन बाहर आता ना, तो ये रिलैक्स कर रहा है तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक उसी प्रकार यूट्रस को ये क्या करता है, रिलैक्स करता है। और इन चारों चीजों को क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या शो करेगा, कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। कौन, पैरासिम्पैथेटिक। लंग्स के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है हम इसको अस्थमा के अंदर नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो कंस्ट्रिक्शन ऑलरेडी है ना, एयरवे हमारा वैसे ही रेस्ट्रिक्टेड है, तो वहां पे अस्थमा के अंदर हम पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स नहीं देते हैं। तो इन सभी के अंदर क्या कोज करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगा। उसके बाद बात करते हैं आई की। आई के अंदर ये क्या कोज करता है, मिड्रियसिस, और ये क्या कोज करता है, मार्सिस। अब डायलेशन होता है या रिलैक्सेशन होता है, इसको याद करने के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। मुझे भी आई थी उस टाइम पे जब मैं बैचलर में था। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कैसे याद करें कि मिड्रियसिस का मतलब डायलेशन होता है या मियोसिस का मतलब डायलेशन होता है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, डी से। अगर मिड्रियसिस में डी आता है लेकिन मियोसिस में नहीं आता, यानी डी मतलब डायलेशन, तो डी का मतलब क्या हुआ, डायलेशन। तो सिंपैथेटिक क्या कोज करेंगे, डायलेशन, डायलेट कर देंगे प्यूपिल को, और ये डायलेट नहीं करेंगे, कंस्ट्रिक्ट करेंगे। प्यूपिल क्या होती है, जो आपको आई के अंदर, आई लेंस के अंदर जो ब्लैक पार्ट दिखता है, इसे हम प्यूपिल बोलते हैं। तो ये प्यूपिल क्या करेगी, इसके अंदर डायलेट करेगी, इसका साइज बढ़ जाएगा, और इसके अंदर ये जो आई लेंस के अंदर जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है इसका साइज घट जाएगा, ठीक है। तो ये किसका था हमारा एग्जाम्पल, आई का। उसके बाद आती है ग्लैंड्स। तो ये क्या करता है, ग्लैंड का सिक्रीशन डिक्रीज करता है और ये ग्लैंड का सिक्रीशन इंक्रीज करता है। इसको कैसे याद रखोगे आप, अब देखो जो सिंपैथेटिक होता है ना, सिंपैथेटिक हमारा आउटफ्लो जो होता है, इसके अंदर एग्जांपल होता है इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो यहाँ से ये भी आगे आप लिख सकते हो, इसके अंदर एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन होता है, जबकि इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन होता है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन फाइट और फ्लाइट का एग्जाम्पल होता है, यानी कि फाइट और फ्लाइट की जब सिचुएशन होती है तब
भी रिलीज होता है, चाहे आप घबराए हुए हो या डर रहे हो या और एक्साइटेड हो, तब क्या रिलीज होता है हमारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो जब आप डरे हुए हो तो आपका गला सूखता है, ठीक है, जब आप डरे हो तो आपका गला सूखता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सैलिवरी ग्लैंड से उनका सिक्रेशन अब कम हो गया। तो इससे यहाँ से आप समझ सकते हो कि ग्लैंड्स का सिक्रेशन डिक्रीज होगा, और इसमें तो अपोजिट काम होना ही है। तो इसका जो है ग्लैंड्स के अंदर पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, इंक्रीज सिक्रेशन, ठीक है। तो ये सारा था जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एएनएस, क्योंकि हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है। अगले लेक्चर्स में हम इन सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक को भी और पैरासिम्पैथेटिक की भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड या कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर पूछिए। इस चीज़ के लिए, नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू सो मच।